रघु भैया, हम दीदी के घर कब पहुंचेंगे? पहला दिल्ली जाएंगे, वहाँ तुम सब जन छोले कुलचे का नाश्ता करना, उसके बाद मुंबई में मिसल। दीदी मिसल क्या होता है? बच्चा मिसल ना वहाँ का बहुत अच्छा नाश्ता होता है। हम लोग मिसल खाएंगे भैया, हम लोग मिसल खाएंगे। मिसल खाएंगे। चलो। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। दीदी से बात कर सकती हूँ फोन पर? अभी बहुत रात हो गई है, उसका मालिक गुस्सा करेगा। कल तुम सब जन अपने घर वालों से बात करना। चलो जल्दी चलो चलो अंदर चलो 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 जल्दी 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 करो जल्दी। अभी तुम सब लोग आराम करो, मैं कल सुबह आऊंगा, ठीक है? क्यों लाया गया था केसरी जैसी लड़कियों को और छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली में? क्या होना है इनके साथ? कुदरत की मार सह चुके पड़ोसी देश के ये बच्चे अब इंसानों के हाथों और क्या सहने वाले थे? क्यों भेड़ बकरियों की तरह उन्हें वहां रखा गया था? क्या इन दोनों कहानियों का कोई सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था? अरे मेरा बच्चा ने देखा चला गया। मेरा बच्चा, अरे देख, अरे मेरा बच्चा, अरे देख मेरा बच्चा कहाँ चला गया। मैं नहीं बुलाया था साहब आपको। मेरा बच्चा ने देखा बॉडी को लेके जाना मेरे बच्चे को, आएगा जाने जाना मेरे बच्चे को, छोड़ना मत उन लोग के को, जानने उसने मेरे बच्चे की। सर, लड़की का नाम लोकेशा है, नेपाली है। हमें ये पता करना होगा कि यहाँ से कुछ चोरी भी हुआ है क्या? अभी ना बच्चे की माँ बोलने की हालत में है, ना बच्चे का बाप बोलने की हालत में। पहले हमें इस लोकेशा के बारे में पता करना होगा। सोसाइटी के पास क्या जानकारी, कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से आई थी, उसकी फैमिली कहाँ है, उसके पास फ़ोन था या नहीं, अगर था तो उसका नंबर क्या है। कभी ना कभी अपनी फैमिली से बात हुई होगी, उसके फ़ोन को सर्वेलेंस पे डालते हैं। यस सर। ए सीमा, सीमा, सारा दिन तू अकेले ही बात करेगी क्या? रख फोन, रख। कैसे तू बात कर? हेलो दीदी, मैं केसरी बोले को तपाईँ कस्तो छ? दीदी मैं दिल्ली पहुंच गई रघु भैया के साथ में ये बात करोगे? हाँ हेलो, पुलिस की गाड़ी? चलो अभी फोन रख, बहुत बात होगी। रघु भैया, मेरी दीदी से पूरी बात नहीं हुई है। तो बाद में बात कर लेना, चल। ऐसे कैसे चले? मेरी तो बात ही नहीं हुई है, मुझे भी अपनी दीदी से बात करनी है। ये गुस्सा मत दिला मेरे को, समझी ना? मैं तो सबकी धुलाई करूंगा। चलो चलो। आप लोगों ने मेड का वेरिफिकेशन नहीं करवाया? पढ़े लिखे लोग हैं आप, आपकी सेफ्टी के लिए ये रूल। सर 1 साल से वो हमारे साथ में थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी उसने सारा काम अच्छे से किया, तो हमने वेरिफिकेशन नहीं करवाया। बस इतना पता है वो नेपाल से थी। बेडरूम का लॉकर तो हमेशा बंद रहता था, ज्यादा कुछ लेके नहीं गई, 1-2 गहने और थोड़ा बहुत कैश लेके भाग गई। पैसों और गहनों की हिफाजत का इतना ख्याल है, और बच्चे की हिफाजत का क्या? छोड़ दिया एक अनजान नौकरानी के भरोसे। सर, लोकेशा के कमरे में ना बैग है, ना कपड़े, ना उसकी कोई फोटो। सर एक फोटो है मेरे पास उसके। नैनी कैम या बेबी कैम नहीं लगवाया? आजकल लगवाते हैं लोग घरों में। सर मैंने बोला था जिग्नेश से, पर नहीं लगवाया इन्होंने। आप एक काम कीजिए, ये फोटो आप मेरे नंबर पे भेज दीजिए। ये लड़की लोकेशा कैसे मिली आप लोगों को? वो हमारा वॉचमैन लालमणि लेके आया था उसको। साहब जी, मेरा मती मर गई थी, जो उसको मदद की। एक पहचान वाला ने बोला बेचारी परेशान है, मदद करो। मैंने यहाँ काम पर लगा दी।
इससे पहले कहाँ काम करती थी? दिल्ली में काम करती थी साहब जी, फिर दिल्ली से 1 साल पहले यहाँ आ गई। नेपाल में कोई है उसका? कहाँ की रहने वाली थी? कुछ पता है तुम्हें? एक बहन है और 2 छोटा भाई है, बस इतने ही जानता हूँ। ठीक है, सर कहीं वापस नेपाल तो नहीं भाग गई? हो भी सकता है, लेकिन पहले उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। उसकी आखिरी सेलफोन लोकेशन पता चलेगी तभी हम कुछ एक्शन ले पाएंगे। एक मासूम बच्चे का खून हुआ, हमें जल्द से जल्द खूनी को पकड़ना है। यस सर। लोकेशा ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? कोई भी अपराध वजह चाहे जो भी हो जायज नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छे और परिपक्व समाज में ये सवाल तो उठना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा अपराध क्यों किया? इतना संगीन जुर्म करके वो क्या हासिल करना चाहती थी? क्या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी? कहानी के 2 सिरे थे। दूसरे सिरे पर थे सरहद के कच्चे रास्तों से लाए गए बच्चे और लड़कियां। क्या इनमें से किसी का लोकेशा की कहानी के साथ कोई रिश्ता था? जुर्म का जो बीज मुंबई में बोया गया था, क्या उसकी जड़ें दिल्ली में थी? पुलिस ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया था और वो इस अपराध की जड़ तक जाने वाले थे। सर ये रहे लोकेशा के फोन कॉल रिकॉर्ड, इधर देखिए सर। ये दिल्ली का नंबर है, दिल्ली के किसी पीसीओ से फोन आया था उसे। लोकेशा पहले दिल्ली में ही काम करती थी, ऐसा उस वॉचमैन ने बताया था। हो सकता है लोकेशा के भाई बहन भी दिल्ली में ही। सर लास्ट सेंट्रल लोकेशन मुंबई सेंट्रल के आसपास है, लगभग 5 बजे। मैंने ट्रेन की टाइमिंग्स भी पता कर ली है, दिल्ली और पंजाब की ट्रेन से। लोकेशा भागकर दिल्ली ही गई होगी, क्योंकि नेपाल में तो उसका कुछ बचा ही नहीं था। एक काम करो सर, लोकेशा का फोटो और उसका फोन नंबर दिल्ली पुलिस को भिजवाओ और बोलो कि हम भी आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब इस केस की गुत्थी मुंबई से नहीं, दिल्ली जाके ही सुलझेगी। दीदी मुझे प्यास लग रही है। पानी लेके आती हूँ, सोच। दीदी यहाँ पे कितनी गंदगी रखी है, हमें यहाँ पे क्यों रखा हुआ है इतनी गंदगी में? आप रघु भैया से बात क्यों नहीं करती हो? चलो चलो, बहुत सो लिया, जल्दी उठो, सुबह हो गई। चलो 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 चलो। कीर्ति मैडम, कैसे सामान लाए हो? ये दोनों घर के काम के लिए अच्छी है, ये पार्लर के लिए अच्छी रहेंगी और इन बच्चों को फैक्ट्री में डालेंगे। और ये पढ़ी लिखी है, 10वीं पास है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोलती है। इसको मैडम जी एकदम कड़क माल है, जबरदस्त। बिल्कुल सही कह रहे हो। किसका क्या करना है मैं बताऊंगी, तुम ख्याल रखो इन सब का। रघु भैया, मुझे दीदी से कब बात कराओगे? मेरे दोनों भाई बहुत डरे हुए हैं। चिंता न कर, जल्दी मिलाऊंगा, ठीक है? आराम करो, चलो चलो। 1 मिनट, हमें यहाँ सबको जबरदस्ती बंद करके क्यों रखा हुआ है? और किसी से फोन में बात भी नहीं करने देते। मुझे नहीं रहना है, मुझे मेरे भैया भाई के पास जाना है। मैं घर जा रही हूँ। चुप कर। मुझे घर जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही। हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। हाँ, आंखें बंद करके तुम्हें सब कुछ याद आएगा। हमारा गांव, वो झरना, वो बादल देखो नीचे नीचे आ रहे हैं। हम जल्दी घर पहुंचेंगे। हाँ, तुम सब डरो मत।
हो रहा शॉप। इस औरत को जानते हो? देखा है कभी? इसी पीसीओ से फोन किया था किसी ने इसे। नहीं सर जी, इसे देखा तो नहीं है। ये नेपाली है क्या? हाँ, इसकी बिरादरी की कुछ लड़कियां फोन करने आती थी, सब नेपाली दिखती थी। कहाँ रहती हो? यही पास में एक मंजिला इमारत है, उसी के ऊपर रहती हैं। ठीक है। सर्च करो अच्छी तरह। सर, हर तरफ गंद पड़ी है, वहां बाल्टी में भी। किसी केसरी नाम की लड़की की है। क्यों रहती होगी वो इस नर्क में? नेपाल के कमाती गांव के स्कूल की है। सर ये देखिए। यहाँ जरूर कोई क्राइम हुआ है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर, कई सवालों के जवाब पुलिस के हाथ आते आते छूट गए और मुजरिम फरार हो गए। लेकिन मुजरिम सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि वो कानून से 2 कदम आगे हैं, पर कानून की मजबूत गिरफ्त से ना तो कोई मुजरिम बच पाया है और ना ही बच पाएगा। देश को जुर्म से आजाद कराने की जद्दोजहद में लगी पुलिस फोर्स किसी भी कीमत पर इस जुर्म की जड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर कर सब बताता हूँ साहब। यहाँ कुछ नेपाली लोग रहते थे, कुछ बच्चे और कुछ लड़कियां आते जाते रहती थी साहब। कभी कभी उनसे मिलने वाले लोग भी आते थे साहब। हमेशा से वही लड़कियां रहती थी? नहीं साहब, अलग अलग लड़कियां आती और जाती थी साहब। कमरा किसको किराए पे चढ़ाया था? एक कृति मैडम है साहब। लड़कियां यहाँ क्यों लाई जाती थी? क्या होता था उनके साथ? वो तो पता नहीं है साहब। किसी के नाम एग्रीमेंट कुछ होता था क्या? हाँ साहब, नोटरी का ठप्पा लगा के किराए पर चढ़ा दिया था साहब। हर महीने समय पे अच्छा किराया आता था साहब। बता, ये कीर्ति कहाँ मिलेगी? दक्षिण दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर है साहब। ले जाओ इसे। ये केस एक बच्चे के मर्डर से शुरू हुआ था, लेकिन लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है ये, जिसके तार 3 जगह से जुड़े हैं, नेपाल से, दिल्ली से और मुंबई से। मैडम, स्पेशल वाली मसाज चाहिए, एकदम दिल खुश कर देने वाली। खन्ना साहब ने तो बहुत तारीफ की है आपके बॉडी मसाज पार्लर की। ओह, तो खन्ना साहब ने भेजा है आपको? बिल्कुल। तब तो आपको मसाज भी खन्ना साहब वाली ही चाहिए होगी। एकदम। अच्छा, तुम बात कर लो, आइए प्लीज। चलिए। आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं भेजती हूँ। आ जाओ, ये देखिए, स्पेशल मसाज के लिए। कोई फ्रेश पीस नहीं है? फ्रेश है ना? जाओ, अंदर से दूसरी लड़कियों को भेजो, बिल्कुल गुलाब की तरह, ताजी ताजी फ्रेश। अभी देखिए, आपको दिखाते हैं, ये देखिए। इक्कीस, 17, 19, 20। और तुम 18 की। अरेस्ट कर लो इन सबको। अरे सब रुकिए ना, कुछ ले दे करके। हाँ, ले दे लेंगे, थाने में कर देखिए, देंगे। चलो देखिए, पहुंच बहुत ऊंचे तक है। पहुंच, थाने में निकाला। ए सिंह, अंदर देखो, कोई और नहीं देखिए। क्या? चलो, हो गया मसाज, चलो। तो चुप रहिए, चुपचाप चलिए यहाँ से। कुछ भी नहीं है साहब, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं तुम्हारी बात थाने में।
रुको। ये सारी लड़कियां हम नेपाल से मंगवाते थे। इनमें जो जवान होती थी उसे धंधे पे लगा देते थे, और जो बुढ़ी होती थी उसे घर के काम काज के लिए, और जो बच्चे होते थे उन्हें फैक्ट्री में। साहब जो लड़कियां बचती थी उन्हें अपने पार्टनर में लगाते थे। अभी हाल ही में जो लड़कियां लाई गई वो कहाँ है? सर सब तो आपने छुड़ा ली। ये नेपाल से लड़कियां लाता कौन है? सब रघु। कहाँ मिलेगा ये रघु? इसका नंबर क्या है और इसके साथ कौन कौन काम करता है? रघु का दोस्त शामू। शामू का एड्रेस क्या है? तिलक नगर, बलराम गली, मोती भवन। इनकी मदद से रघु का स्केच बनवाओ, सारे थानों में सर्कुलेट करो और पोस्टर भी लगवाओ। अरे चुप कर। इन बच्चे के साथ कुछ मत करना भैया, ये तो बहुत छोटे हैं। तू डरना मत। लाखू जैसे दीदी दोनों का ख्याल रखती है ना, वैसे तू रखेगा ना इसका ख्याल। आंखें बंद करोगे ना तो अपना घर, अपना गाँव, अपना पहाड़ सब नजर आएगा। शामू, निर्दोष लड़कियों और मासूम बच्चों की तस्करी करता है, बाकी की जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं तो सिर्फ मदद करता हूँ, बाकी सब काम तो रघु करता है साहब। वो नेपाल से लड़कियों को लेकर आता और उनके परिवार वालों से कहता कि उनको अच्छी नौकरी दिला देगा। लोकेशा का साहब? लोकेशा तो सर मैंने सिर्फ नाम सुना है साहब, मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन रघु से लेकर आया साहब। केसरी और उसके दो छोटे भाइयों से मैंने उसका नाम सुना था साहब, लोकेशा का नाम। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। रघु कहाँ है? रघु कहाँ है? साहब रघु लोगों को लेकर ओखला निकला है साहब। ओखला में क्या है? साहब ओखला में टाइल बनाने वाली फैक्ट्री है साहब, वहीं बच्चों को लेकर गया है। ठीक से काम कर, कैसे काम करते हैं? ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे बच्चे इतनी बुरी हालत में काम कर रहे हैं, बाल मजदूरी का रेगड़ चलाता है। मारस! आप में से कोई इस लड़की को पहचानता है क्या? साहब ये मेरी बड़ी दीदी लोकेशा है और छोटी दीदी केसरी को रघु भैया लेके गए, और मेरा भाई महेश उस कमरे में है। कहाँ है बच्चा? कहाँ है? चल! कहाँ है बता?
सर बच्चा तो मर गया। महेश, क्या हुआ महेश? उठना महेश। महेश, महेश क्या हुआ? बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को किसने मारा? जब केसरी दीदी चली गई थी तब महेश बहुत रोने लगा। फिर रघु भैया ने उसे गुस्से में बहुत मारा। बेटा जिसने भी तुम्हारे भाई को मारा है उसको सजा जरूर मिलेगी। रघु, इन लड़कियों पे काम करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है? हलाल करने से पहले खिलाया और सजाया जाता है। चलो कपड़े उतारो। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। अरे कपड़े उतारो। ये तेरे भाई हमारे पास है और उसकी जिंदगी तेरे पास। जैसा बोलती वैसा कर। केसरी और लोकेशा दोनों बहनें लापता है। एक जुर्म करके भागी है और दूसरी रघु के चंगुल में। कहाँ हो सकती है? सर अभी तक इस केस में जो सुराग मिले हैं उससे तय है कि बच्चे और लड़कियां नेपाल से लाई गई और ट्रैफिकर्स ने उनके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। हेलो, ओके सर, लोकेशा का पता चल गया है। लोकेशा, बहुत घुमाया तुमने, चलो थाने, लेके चलो इसे। दीदी आप क्यों जा रहे हो? आप मत जाओ। हम यहाँ पे सब अकेले पड़ जाएंगे। तेरा नानू, घर बनाना है। तुम्हारी आधी पढ़ाई भी बाकी है ना? हाँ। तुम अभी से ऐसा करेगो तो कैसे होगा? तुम मेरी गुड़िया हो, है ना? तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता। तू पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? और मनोहर काका है ना, उनके पास मैं पैसा भेज दूंगी। और आज से तुम्हें इनके बाप और तुम्हें इनके पापा। हाँ दीदी, ठीक है? मैं ख्याल रखूंगी। सर ये वाला नंबर, इसकी पूरी डिटेल्स निकाली है मैंने। सर वो लोकेशा मुंह नहीं खोल रही है, वो बहुत डरी हुई है। सिंह, ये केस कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पहुँचा है? इस केस से जुड़ी हर वो बात जो लोकेशा जानती है हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी कि उसने बच्चे को क्यों मारा। लेकिन उसे सच बुलवाने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। यस सर। दीदी, लक्ष्मण, महेश और केसरी कहाँ है? दीदी महेश मर गया। लोकेशा, तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए हमारी टीम दिन रात एक कर रही है। केसरी और उस जैसी लड़कियों को उनके चंगुल से छुड़ाना है। देखो, हम समझ सकते हैं तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं था। अब हमें खुल के बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों मारा तुमने उस बच्चे को। देखो, हमारी मदद करो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। डरो नहीं।
बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। 28 साल की थी जब मुझे रघु इधर लेके आया था। मेरा पति मर गया और मेरे बच्चे भी नहीं थे। मेरे 2 भाई और मेरी बहन केसरी, उन लोगों को मैं अपने मासी के पास छोड़ के इधर काम करने आ गई दिल्ली में। वो रघु ने मुझे एक मसाज पार्लर में बेच दिया। वहाँ पे मसाज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती थी। वो सब काम भी करवाते थे जो मुझे नहीं करना। हर रोज लोग आते थे, मैं गिनना भूल गई। मैं बस यही प्रार्थना करती थी कि मुझे भगवान इस नरक से निकाल दे। 2-3 साल तक मैंने ये काम किया। फिर मेरी बढ़ती उम्र की वजह से मुझे मुंबई में एक घर में आया का काम दिलवा दिया। उसका मुझे रघु को कुछ कमीशन देना पड़ता, लेकिन मेरे लिए सही था क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस दलदल से बाहर निकल गई। लेकिन तृप्ति मैडम पेट से थी जब मैं उनके पास काम करने आई। अरे जान नहीं है क्या तेरे हाथों में? जा, तुझसे नहीं होगा, जाके अपना काम कर। और सुन, जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना। उनके पति का मेरे पे बहुत गलत नजर था। मुझे पता था कि मैं ज्यादा देर तक उससे नहीं बच सकती। सब मर्द एक जैसे होते। मेरी बात सुन। इधर बैठ। तेरी बात सुन। तू जानती है ना तृप्ति पेट से जब से मेरा उपवास चल रहा है। देख तू कितनी सेवा करती है उसकी, है ना? थोड़ी सेवा मेरी भी कर देना। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पता है तू ऐसी लड़की नहीं है। तेरी ऐसी लड़की बहुत सारे वीडियो देखे मैंने। हर रोज ये सब होने लगा। हर रोज वो आता था और मुझे कुचल के चला जाता था। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ, तुमने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? कहीं दूसरी जगह नौकरी क्यों नहीं ढूंढ ली? मेरे पास कागज नहीं है ना, तो इन लोगों ने मुझे काम पे रख दिया। वो लोग पगार तो देते थे, लेकिन उसकी कीमत कई तरह से निकालते थे। लेकिन एक चीज था जिसकी वजह से मेरा मन लगा रहता था वहाँ। वो क्या? मैडम जी का बच्चा ऋत्विक बाबा। मेरा कोई बच्चा नहीं था ना, तो मैं बहुत खुश रहती थी ऋत्विक बाबा को अपनी गोद में खिला के। ऐसा लगता था जैसे मेरा अपना बच्चा है। ए लोकेशा, ये क्या ऋत्विक लगा रखा है तूने इसे? बाबा बोला कर इसे। अगर तू इसे ऐसे बोलेगी तो घर के बाकी नौकर क्या बोलेंगे इसे? साहब मैं रहती तो उनके घर पे थी, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी। पति रोज रात को हवस निकालता था अपने, और मैडम मुझे ऐसा देखती थी जैसे मैं गंदगी हूँ। तो इसका गुस्सा तुमने उनके बच्चे की जान लेकर निकाला? नहीं साहब, बच्चे से क्या दुश्मनी। मैं तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। मुझे नेपाल के बारे में पता चला कि वहाँ पे भूकंप आ गया और मुझे अपने परिवार के पास जाना था। मैडम जी, कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। आपने टीवी पे देखा होगा ना, नेपाल में भूकंप आ गया। मुझे मेरे परिवार से मिलना, बताने किस हाल में हूँ। मरा तो नहीं ना कोई? फोन पे बात हुई ना तेरी? जब देखो जब छुट्टी चाहिए। अगर तुझे जाना है ना तो जो पगार लिया था ना वो एडवांस देकर जा। और भागने की कोशिश की ना तो पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगी, समझी तू? आई छुट्टी चाहिए इसे। मेरे भाई और मेरे बहन से मुझे मिलना था। भयो बेसी भयो ल चुप, दूध पनि पिउँदैन के भयो तिमीलाई? हेलो दिदी, म केसरी बोलेको। केसरी, तपाईँ कस्तो छ? तू कहाँ पे है? और तू इतने दिन से तेरा कॉल क्यों नहीं आया? तू ठीक तो है ना? दीदी मैं दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में क्या कर रही है तू? वहाँ पे किसके साथ है? रघु भैया के साथ। रघु? बहुत बात हो गई। केसरी, हेलो बाबा, चुप ना। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूं मैं मैडम जी को हर रोज बोलती थी कि मुझे छुट्टी दे दो, मुझे मेरे भाई बहन से मिलना है। मैम साहब, वो
मुझे छुट्टी चाहिए। मेरी बहन बहुत मुसीबत में है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। केसरी की बहुत फिक्र होने लगी। वो रघु के चुंगल में फंस गई थी। 10वीं तक पढ़ी, बहुत सुंदर है। रघु ने जो मेरे साथ किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर वो सब केसरी के साथ हो जाता तो मुझे बहुत चिंता होने लगी। उस दिन ऋत्विक पापा खोए जा रहे थे। ऋत्विक पापा चुप रहो। केसरी तुम चुप रहो। मैंने उनको चुप कराने की बहुत कोशिश की। मैडम जी भी मुझे घर जाने नहीं दे रहे थे। मुझे मेरी बहन को और मेरे भाइयों को बचाना था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरा सिर फटा जा रहा था। और उसी बेचैनी में मैंने ऋत्विक बाबा को फेंक दिया। मुझे पता है मैंने जो किया वो सही नहीं किया, लेकिन उसकी सजा मेरी बहन केसरी को नहीं मिलना चाहिए। मेरी बहन केसरी को बचा। लोकेशा और केसरी जैसी लड़कियां अपने देश में बेघर और बेसहारा होकर निकल पड़ती हैं रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में, लेकिन भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का वो आसान शिकार बन जाती हैं। वो मजबूर होती हैं और उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा हर कदम पर हर कोई उठाने को तैयार रहता है। उनकी आजादी उनसे छीन ली जाती है। वो लौटकर जाना भी चाहें तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता। इनमें से कुछ इस दर्द को अपना नसीब मान लेते हैं और कुछ हालात से लड़कर आजादी हासिल करते हैं। जुर्म की इस बड़ी दस्तक पर अब पुलिस मुस्तैद होकर मुकाबला करने के लिए तैयार थी। सर उस लड़की कीर्ति के बनवाए स्केच के आधार पर हमें रघु के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिली है। सर आज से 7 साल पहले बिहार में एक ग्रुप रॉबरी और मर्डर हुआ था, जहां 4 में से 3 अपराधी पकड़े गए, अभी भी सजा काट रहे हैं। ये चौथा फरार आदमी है इसमें। इतने खतरनाक आदमी के साथ केसरी और न जाने कितनी लड़कियां होंगी, पता नहीं किस हाल में होंगी। आप मुझे ऐसे छोटे कपड़े पहनाकर क्यों तैयार कर रहे हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। हेलो रघु, लड़कियां रेडी हैं। अब बोल। सर, रघु के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। सदर बाजार के डिलाइट फोटो स्टूडियो में रघु कुछ लड़कियों के साथ देखा गया है। चलो। इस आदमी को पहचानता? हाँ सर, ये आदमी कुछ दिन पहले ही आता है यहाँ पे, कुछ लड़कियों को लेकर कह रहा था फोटो खिंचवानी है। चल अभी देर हो गया, दूसरी को भेज। सर कुछ वीजा लगवाने के लिए बोल रहा था। इन फोटोज का फॉर्मेट 4 कंट्री से होता है, मतलब ये लड़कियों को आउट ऑफ इंडिया लेके जाने वाला है। सिंह सर, पीसीआर से कांटेक्ट करो। यस सर। मैं लड़कियों के फोटोज और नेम मेल कर रहा हूँ। फॉरेन कंसुलेट से पता करो इन लड़कियों का गल्फ कंट्रीज के लिए वीजा लगवाया गया है क्या। रघु, लड़कियां तैयार हैं। चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी। एग्जिट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी की हेल्प चाहिए हमें। ओके सर। उधर नीचे। रघु रुक, रुक बोला तेरे को। रुक, रुक।
दीदी तू ठीक है ना? तुझे चोट नहीं आई ना? केसर ये क्या पहना है तूने? बेटा, रघु ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया ना? नहीं ना? दीदी आप यहाँ पर कैसे? अब मेरी जिंदगी इसी जेल में जाएगी। जिंदगी ने तुझे दोबारा मौका दिया है ना? तू इसे गवाना मत, किसी के भी झांसे में मत आना, ठीक है? और अपने सारे सपने पूरा कर, लक्ष्मण का ख्याल रख, अपना भी पूरी तरह ख्याल रखना, ठीक है? पूर्ण स्वराज की इमारत मानवता और समानता की नींव पर खड़ी होती है। जब हम पूर्ण स्वराज की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसे स्थापित करने के लिए हम में से हर एक का योगदान जरूरी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी जैसा संगीन अपराध सिर्फ मानवता पर ही नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की सोच पर भी प्रश्न चिन्ह है। तृप्ति ने अगर लोकेशा की मनस्थिति समझी होती तो शायद यह अपराध टल सकता था, लेकिन अपराध के लिए बस वो एक पल दोषी होता है जब इंसान की सोच उसके हालात पर हावी हो जाती है। मुंबई और दिल्ली पुलिस की सक्रियता ने केसरी जैसी न जाने कितनी लड़कियों को इस दलदल में फंसने से बचा लिया। सरकार ने केसरी और उसके भाई लक्ष्मण को अपने ही देश की एनजीओ की मदद से आश्रय दिया। उनकी सुरक्षा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों की कलाइयों पर राखी बांधकर भारत से जाते जाते वो स्नेह और कर्तव्य की मिसाल ले गए। मुझे दो, मैं देखता हूँ। दीदी, लगभग 6 लाख से 8 लाख जीते जागते इंसान हर साल अवैध रूप से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पार कराए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे होते हैं। ये बच्चे प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार या बाल मजदूरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे इनका बचपन छीन लिया जाता है, जवानी लूट ली जाती है। जब हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों की आजादी को कुचल देते हैं तब ऐसे संगीन हालात पैदा होते हैं। शोषण, असमानता, जुल्म जब तक किसी भी समाज में ये रहेंगे तब तक पूर्ण स्वराज एक सपना ही रहेगा। सब मिलकर कदम उठाएंगे तो अपराध टल भी सकते हैं और उनसे मुक्ति भी मिल सकती है, और ये है असली आजादी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को